देखिएगा, बौद्ध धर्म का आज 7वां एपिसोड है और बौद्ध संगीतियाँ। आप भली भांति जानते हैं कि बौद्ध संगीति 4 हुई थी और बौद्ध संगीति का आयोजन भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात ही शुरू किया गया। कब शुरू किया? भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात शुरू किया गया था। और आप ये भी जानते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति सतपर्णी गुफा राजगृह में हुई थी। अजातशत्रु का शासन काल था। इसके पश्चात दूसरी बौद्ध संगीति होती है, तीसरी होती है और चौथी होती है। ठीक, पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी, इस प्रथम बौद्ध संगीति में 483 बीसी का कालखंड होता है और इसमें क्या होता है कि 2 घटनाएं घटती हैं। सूत्र पिटक और विनय पिटक की रचना होती है। सूत्र पिटक और विनय पिटक की रचना आनंद और उपाली के द्वारा किया जाता है। आनंद और उपाली भगवान बुद्ध के शिष्य थे और ये वही आनंद थे जो आनंदित होने के लिए महिलाओं का प्रवेश खोला था। क्लियर? तो प्रथम बौद्ध संगीति विनय पिटक की रचना आपको उपाली के द्वारा किया जाता है। और देखेंगे हम कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो होती है वह 383 बीसी में होती है। वैशाली कलाशोक या काकवर्ण की शासन काल में होता है। किसके? कलाशोक या काकवर्ण के शासन काल में होता है। अध्यक्ष सर्वकामी क्या हुआ है या यशाचार्य के दस्ता में होता है। मुख्य घटनाएं जो घटती है वो 10 शीलों का पालन के प्रश्न पर मतभेद होता है। और मतभेद जब होता है तो देखिएगा कि इसमें 2 पंथी हो जाते हैं। जैसे कि बउआ तू पूर्व पंथी, हम पश्चिम पंथी। क्या आप पूर्व पंथी अर्थात स्थिरवादी, समझिएगा क्या? स्थिरवादी कहने का मतलब कि भगवान बुद्ध के मूल सिद्धांतों में विश्वास करने वाले स्थिरवादी कहलाए। में भगवान बुद्ध के मूल सिद्धांतों में विश्वास करने वाले स्थिरवादी कहलाए। और ये लोग वैशाली और पाटलिपुत्रा में रहा करते थे। जबकि जो पश्चिमी पंथी लोग थे वो सांघिक कहलाए और ये कौशल और अवंती के लोग थे जो भगवान बुद्ध के मूल सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन के साथ अपना रहे थे और अपनाना भी चाहा। अगला रेडी करेंगे बौद्ध धर्म का 7वां एपिसोड, तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति तृतीय बौद्ध संगीति हो गया। अब ये चीज यहां थोड़ा सा फंसता है। क्या फंसता है कि कालखंड के बारे में जो डेटिंग किया गया है इस समय में थोड़ी सी उलटफेर लगती है। तो देखिएगा कब तृतीय बौद्ध संगीति कब की जब बात आती है तो 251 ईसा पूर्व हेलो 251 ईसा पूर्व या 255 ईसा पूर्व। इसलिए कि आपको 251 का डेटा भी है और 255 भी कहीं कहीं मिल जाता है। 255 भी हम लेकर चलेंगे इसलिए कि कहीं इसको नहीं पूछे और ई वाला पूछे। कर लेंगे क्लियर? अगला कब कहां तो कहां की जब बात आती है तो आप जानते हैं पाटलिपुत्र। और जब कहां की बात आ जाती है तो इसके बाद होता है शासक। तो अब एक चीज देखिए, इसको थोड़ा देर के लिए बंद करते हैं। शासक की बात आती है, शासक सम्राट अशोक होता है और यह वह अशोक जो चक्रवर्ती सम्राट होता है या कहें उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम समस्त
विजय पताका, मौर्य वंश का समस्त विजय पताका लहराने वाला कोई शासक होता है तो अशोक होता है। और यही अशोक के साथ कलिंग युद्ध होता है, 261 बीसी में होता है, और कलिंग का राजा उसमें खारवेल मारा जाता है। और इसी युद्ध के पश्चात अशोक युद्ध नीति का कर देते हैं परित्याग और अपनाते हैं धम्म नीति। और इसी धम्म में पहली बार अशोक कहते हैं सारी प्रजा हमारी संतान है। क्या है? सारी प्रजा। क्लियर? आगे लिखिए। शासक, शासक अशोक, सम्राट अशोक कर लेंगे। शासक सम्राट अशोक। अध्यक्ष, अब देखिएगा ये वंश की यदि बात आती है तो मौर्य वंश, मौर्य वंश अध्यक्ष लिखेंगे। अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्त, अध्यक्ष तीस, कहीं कहीं आपको तीस्त मिलेगा। मोगली पुत्र तीस्त। मुख्य घटना की बात करते हैं। तृतीय बहुसंगति की मुख्य घटना, मुख्य घटना। अब देखिएगा एक तो आपने जाना शुद्ध पिटक, विनय पिटक, और मुख्य घटना में होगा तीसरा पिटक, अभिधम पिटक। क्या? तीसरा पिटक, अभिधम पिटक। अर्थात ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अभिधम पिटक की रचना कब की गई, कौन सी बहुसंगीति में की गई, कौन सी बहुसंगीति के उपरांत की गई, किसके द्वारा किया गया? तो तृतीय बहुसंगीति के द्वारा, मतलब उपरांत, मोगली पुत्र तिस्त के द्वारा। क्लियर? लिखेंगे इसको मुख्य घटना में। अभिधम पिटक की, अभिधम अभिधम पिटक की रचना की गई। अभिधम पिटक की रचना की गई। क्लियर? इसका अगला पॉइंट, अभिधम पिटक की रचना, अभिधम पिटक की रचना दार्शनिक व्याख्या के लिए, अभिधम पिटक की रचना दार्शनिक व्याख्या के लिए किया गया। किसके लिए किया गया जी? दार्शनिक व्याख्या। अगला पॉइंट, अभिधम पिटक की रचना मोगली पुत्र तिस्त, अभिधम पिटक की रचना तिस्त के द्वारा किया गया। हो गई? नेक्स्ट, अभिधम पिटक को, अभिधम पिटक को इधर लिख देते हैं।
अभिधम पिटक को कथावथु भी कहा जाता है। क्या कहते हैं जी? कथावथु कहते हैं। अब 2 मिनट मेरे को देखेंगे कि बौद्ध संगीतियां इसलिए कि भगवान बुद्ध के द्वारा जो कार्य किए गए उस कार्य में और कुछ नए कार्य जुड़े जाए, उसका प्रचार प्रसार होता रहे, क्योंकि अब तो भगवान बुद्ध रहे नहीं, क्योंकि वह घूम घूम कर प्रचार प्रसार करे, है कि नहीं। और दूसरी बात है क्या कि इसमें महिलाओं का प्रवेश भी हो गया। और सोच लीजिए कि ये भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनंद यदि महिलाओं का प्रवेश आप लेते हैं तो अगले 500 वर्षों में बौद्ध धर्म का सर्वनाश हो जाएगा, अर्थात समाप्त हो जाएगा। क्लियर? पहली बार जो आयोजन होता है वो आयोजन राजगृह में होता है, दूसरी बार वैशाली में होता है, तीसरी बार पाटलिपुत्र में होता है। ठीक? पहले के जो शासक होते हैं वो अजातशत्रु होते हैं, दूसरे के काकलाशोक या काकवर्ण होते हैं, तीसरे के सम्राट अशोक होते हैं। क्लियर? सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जबकि इनके जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म के अनुयायी थे। क्लियर? ध्यान रखेंगे कि तृतीय बौद्ध संगीत 251 बीसी कहीं कहीं 255 मिल जाता है। पाटलिपुत्रा कहां? पाटलिपुत्रा वर्तमान का पटना, और ये वही पाटलिपुत्रा है जिसकी स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा किया गया था, जो वर्तमान बिहार की राजधानी है। वर्तमान बिहार की राजधानी है, जो गंगा और सोन नदियों के तट पर अवस्थित है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शासक सम्राट अशोक मौर्य वंशी थे। मौर्य वंश के शासन जो स्थापित हुई थी नंद की समाप्ति के पश्चात हुई थी, तो मौर्य वंश के थे। अध्यक्ष मौगलिपुत्र तीस के द्वारा किया गया। अध्यक्षता तृतीय बौद्ध समिति के अध्यक्ष कौन? मौगलिपुत्र तीस। मुख्य घटना की चर्चा करते हैं तो तीसरा पिटक, कौन सा पिटक? तीसरा पिटक अभिधम पिटक। तीसरा पिटक अभिधम पिटक की रचना होती है। अभिधम पिटक की रचना करने वाले मौगलिपुत्र तीस होते हैं। क्लियर? अभिधम पिटक को कथावथु भी कहा जाता है। अगली चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। अब बात आती है कब की? देखिएगा, चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन होता है वह आयोजन प्रथम शताब्दी में होता है। कब? ईसा की प्रथम शताब्दी होती है। जगह की यदि चर्चा करते हैं तो कुंडलवन कश्मीर होता है। शासक की बात करते हैं तो कुषाण राजवंश का शासक होता है कनिष्क। कौन? कनिष्क होता है। यदि हम इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो वसुमित्र होता है। इसमें एक चीज और आता है उभर कर, उपाध्यक्ष भी होते हैं। क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। लिखेंगे कब? चतुर्थ बौद्ध संगीति कब? देखिएगा, ईसा की प्रथम शताब्दी, ईसा की प्रथम शताब्दी। कहां? कश्मीर के कुंडलवन। कश्मीर के कुंडलवन में किया गया। अब आती है कि इसके शासन, किसके शासन काल में?
कनिष्क किस राजवंश का शासक था? कुषाण का। किसका जी? कुषाण का। अध्यक्ष वसुमित्र, अध्यक्ष वसुमित्र। उपाध्यक्ष की इसमें चर्चा है बुद्धघोष। बुद्धघोष। अब देखिएगा, इसी बुद्धघोष का नाम कहीं कहीं अश्वघोष में मिलता है। क्या जी? अश्वघोष। मुख्य घटना की यदि हम चर्चा करते हैं तो देखिए, मुख्य घटना में संपूर्ण बौद्ध धर्म जो है वह दो भागों में बढ़ता है। कितने भागों में? दो भागों में। ये दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक हीनयान होता है, दूसरा महायान होता है। क्या होता है? एक हीनयान, दूसरा महायान। और हीनयान क्या होता है? तो ये छोटी सवारी की चर्चा कर सकते हैं और महायान बड़ी सवारी की भी चर्चा कर सकते हैं। हीनयान कट्टरपंथी लोग होते हैं जो भगवान बुद्ध की मूल शिक्षा दीक्षा होती है, उस मूल शिक्षा दीक्षा में बिना परिवर्तन किए हुए उसे स्वीकार करते हैं। जबकि महायान ये लोग जो होते हैं यह परिवर्तन के साथ उसे अपनाते हैं। लिखेंगे इसे। मुख्य घटना, मुख्य घटना, मुख्य घटना संपूर्ण बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। संपूर्ण बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। पहला लिखेंगे हीनयान, छोटी सवारी। दूसरा लिखेंगे महायान, बड़ी सवारी। हो गया। हीनयान में लिख देंगे बाबू कट्टरपंथी लोग। ये लोग कौन थे? वो कट्टरपंथी लोग। हीनयान वाले लोग कट्टरपंथी थे, अर्थात भगवान बुद्ध की जो मूल शिक्षा दीक्षा थी उसमें कतई प्रदेश पर उसको परिवर्तन नहीं चाहते थे। जबकि महायान ये लोग परिवर्तन के साथ, महायान वाले लोग परिवर्तन के साथ अपनाया, परिवर्तन के साथ अपनाया। अगला पॉइंट इसका हीनयान में लिखेंगे पाली भाषा को ही अपनाया। वह ग्रंथों की रचना की। हीनयान वाले लोग
पाली भाषा को अपनाए। भगवान बुद्ध की भाषा क्या थी? पाली, जबकि महावीर की प्राकृत थी। और इसमें इन लोगों ने ग्रंथों की रचना करी। अब देखेंगे महायान। महायान महायान संप्रदाय के लोग संस्कृत भाषा को अपनाया। संस्कृत भाषा में अपनाया। महायान के मानने वाले लोग संस्कृत भाषा को अपनाया। इनकी भाषा बदल गई। क्या हुई? भाषा संस्कृत हो गई। अगला हीनयान। बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। क्लियर? अगला महायान। महायान के नेता, ये जो महायान है, महायान के नेता नागार्जुन कौन थे? महायान के नेता नागार्जुन थे। कौन थे जी? नागार्जुन थे। अब थोड़ा यहां समझिएगा कि नागार्जुन महायान संप्रदाय के मानने वालों के नेता बन गए। और नागार्जुन की एक पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है ललित विस्तार। क्या नाम है? ललित विस्तार, जो महायान शाखा की सबसे पवित्र पुस्तक है। दिखाएंगे जो महायान शाखा की सबसे पवित्र पुस्तक है। और नागार्जुन की जब हम चर्चा करते हैं तो देखिएगा कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में एक पर्वत पर उन्होंने एक पहाड़ी पर मंदिर का निर्माण कराया था। और देखिएगा कि मंदिर का निर्माण कराई और तपस्या करी, जिसे नागार्जुन कोंडा के नाम से जाना जाता है। क्या जानते हैं? किसके नाम से जी? नागार्जुन कोंडा। तो नागार्जुन कोंडा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन कुंडा में किसने तपस्या करी? नागार्जुन ने करी थी। और ये वही नागार्जुन है जिन्होंने शून्यवाद, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षवाद, माध्यमिक सिद्धांत जैसे सिद्धांतों का भी इन्होंने दिया। ये वही सिद्धांत नागार्जुन है। नागार्जुन की चर्चा करते हैं। इससे पहले लिखिएगा थोड़ा सा, महायान संप्रदाय के नेता, महायान संप्रदाय के नेता नागार्जुन थे। हाँ लिखिए। ओके, नागार्जुन थे। अगला पॉइंट इसी में, नागार्जुन की पुस्तक ललित विस्तार है। नागार्जुन की पुस्तक ललित विस्तार है। जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा की, जो बौद्ध धर्म महायान शाखा की सबसे पवित्र, जो बौद्ध धर्म
महायान शाखा की सबसे पवित्र ग्रंथ है। क्लियर? जो बौद्ध धर्म महायान शाखा की सबसे पवित्र ग्रंथ है। अगला पॉइंट नागार्जुन करेंगे हेडिंग। नागार्जुन में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं क्योंकि ये बड़ी काम की चीज है। लिखेंगे आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में एक पहाड़ी के ऊपर, गुंटूर जिला में एक पहाड़ी के ऊपर मंदिर बनवाया। एक पहाड़ी के ऊपर मंदिर बनवाया। उसी मंदिर में तपस्या किया जिसे नागार्जुन कोंडा के नाम से, उसी मंदिर में तपस्या किया जिसे नागार्जुन कोंडा के नाम से, किस नाम से? नागार्जुन कोंडा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अगला पॉइंट, शून्यवाद का सिद्धांत इधर से देखेंगे। ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। शून्यवाद का सिद्धांत दिया सापेक्षतावाद। माध्यमिक सिद्धांत, ये सभी जो है ये नागार्जुन के द्वारा दिया गया। शून्यवाद, सापेक्षवाद, माध्यमिक सिद्धांत के जो प्रणेता थे, वो जो देने वाले थे, वह किसने दिया? नागार्जुन ने दिया। क्लियर? अगला पॉइंट, अब शून्यवाद दो प्रकार के होता है। देखेंगे शून्यवाद दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो? दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे अस्तित्व शून्यता। अस्तित्व शून्यता। अब एक चीज देखिएगा, समझिए थोड़ा। अस्तित्व शून्यता का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी? आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं। क्लियर? जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हैं, इसका कारण होता है अस्तित्व शून्यता। क्लियर? और दूसरा लिखेंगे भाव विचार शून्यता। भाव या विचार शून्यता। भाव या विचार शून्यता हो गया। लिखेंगे इसमें भाव या विचार शून्यता हो गया। रुक जाइएगा। भाव या विचार शून्यता का मतलब होता है कि मानव मस्तिष्क कभी सोता नहीं है। सोता है जी? नहीं सोता है, क्योंकि हम जब भी सोते हैं तो सोते वक्त कभी कभी हम स्वप्न देखना शुरू करते हैं। और उस स्वप्न में क्या होता है?
ये आई फ्लाइट किससे जी? प्लेन से। हम लोग सो रहे हैं और सोते हुए क्या देख रहे हैं कि हम दिल्ली एयरपोर्ट से प्लेन में अमेरिका के लिए उड़ान भर चुके हैं और 7 समुंदर पार जा रहे हैं। वाह क्या बात है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम सो रहे होते हैं और गुरुजी डांट रहे हैं, तब तक नींद खुल जाती है। वो क्या हो गया? गुरुजी सपनों में भी नहीं छोड़ते, है कि नहीं? कभी कभी ऐसा होता है कि हम बड़ी खूबसूरत सपना देखते हैं और खूबसूरत सपना देखते हैं, आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं, हर्षित होते हैं, पुलकित होते हैं। तब तक आंखें खुलती है, उठ कर बैठते हो, अभी तो मैं अपने बेड पे हूँ। कहाँ हूँ? अपने बिस्तर पे हूँ। कभी कभी सोचते हैं, स्वप्न देखते हैं, सोचते हैं कि हमारी को ऑडी मिल जाता, इनोवा मिल जाती, BMW कार होता, क्या बात है। स्वप्न में ही हम सब कुछ कर लेते हैं। तो भाव विचार शून्यता मतलब मानव मस्तिष्क कभी नहीं सोता है, मानव का शरीर सोता है। हम आराम करते नहीं, हमारा मस्तिष्क आराम नहीं करता है। भाव विचार शून्यता। देखेंगे मानव मस्तिष्क सोता नहीं है, मानव मस्तिष्क सोता नहीं है। मानव मस्तिष्क सोता नहीं है। आप सो रहे होते हैं तो आपका विचार जागृत होता है। आप सो रहे होते हैं तो आपका विचार जागृत रहता है। आपका विचार जागृत रहता है। क्या रहता है जी? आपका विचार जागृत रहता है। हो गया? अगला पॉइंट, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन क्लियर कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला पॉइंट, भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला पॉइंट, अब लाइट ऑफ एशिया सुन लीजिएगा जरा सा। लाइट ऑफ एशिया क्यों कहा गया? तो भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया इसलिए कहा गया कि भगवान बुद्ध के जीवन काल में सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुए किसका? बौद्ध धर्म का। और उन्होंने एशिया के तमाम लगभग देशों में घूम कर इसका प्रकाश फैलाया, और प्रकाश फैलाया तो इसलिए कहा गया लाइट ऑफ एशिया। और जैसे ही इनका निर्माण होता है, दीपक का बुझ जाना, अर्थात एशिया का दीपक बुझ गया। अब देखिएगा, नागार्जुन आंध्र प्रदेश से गुंटूर जिला के एक पहाड़ी पर मंदिर का निर्माण करवाता है और उसी मंदिर में तपस्या करता है। इस मंदिर को कहा गया नागार्जुन कोंडा। और इसी नागार्जुन कोंडा के साथ, लाइट ऑफ एशिया के साथ, भारत के आइंस्टीन के साथ आज लेते हैं विदा। होंगे कल ठीक अपने टाइम पर उपस्थित अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कल होगा मगध का उत्कर्ष।